जिस हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड बांग्लादेश के लिए क्लियर कर दिया है वो वाकई में काबिलियत तारीफ है। जी हाँ, बीएनपी से जो लीडर हमारे जीते हैं बांग्लादेश में और जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इतने टाइम के बाद जो इलेक्शन हुआ था बांग्लादेश में, उसके बाद से उन्होंने अपनी एक बैठक बुलवाई और साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि अपनी ओट सेरेमनी में इंडिया को भी इन्वाइट किया जाए, क्योंकि इंडिया इनके पड़ोसी मुल्क है तो इनका इन्वाइट करना बनता है। लेकिन हम सबको लगा नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि बीते दिनों इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बहुत खराब होते हुए दिखाई दिए। पर यहाँ पर तारिक रहमान ने एक स्टेप आगे लिया और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आपको बहुत बधाइयां, खुद कॉल करके बधाई भी दी एक्चुअल में। उसके बाद से बोला लेकिन हम इधर नहीं आ सकते। ये स्टैंड जो उन्होंने लिया है ना बांग्लादेशी हिंदू माइनॉरिटी के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी चीज है। चाहते तो पुराना जितना भी मोहम्मद यूनुस के साथ उनके संबंध खराब हुए थे, पुरानी जितनी भी चीजें हुई थी उसको थोड़ा सा भी साइड करके बांग्लादेश को अपने कॉन्फिडेंस में ला सकते थे, लेकिन वहां पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि जब तक तुम माइनॉरिटी के साथ खराब बिहेव करना हो या उनके लिए जो सही है वो करना शुरू नहीं करोगे तब तक हम यहाँ पर आपसे इतनी बातचीत नहीं करने वाले हैं। ये चीज क्लियर हो गई। लोग कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज शेख हसीना हमारे पास है इस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टैंड लिया। देखिए, शेख हसीना पूर्व काल की आपकी प्राइम मिनिस्टर है। साथ ही साथ उनकी जो पार्टी है उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से बांग्लादेश में खत्म हो गया है। तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। शेख हसीना भी कोई बहुत जल्द में बांग्लादेश जाने भी नहीं वाली है, ऐसा मुझे लग भी नहीं रहा है। क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, शेख हसीना की जो पूरी स्ट्रैटेजी इस टाइम पे जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। बीएनपी का एक नया दौर बांग्लादेश में शुरू हो रहा है और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अब आगे जाके बांग्लादेश किस ओर जाता है। चाइना की तरफ इंक्लाइन होगा, यूएसए की तरफ इंक्लाइन होगा, या फिर पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन होगा, या तो इंडिया की तरफ इंक्लाइन होगा। चांसेस ज्यादा है कि ये लोग कि बीएनपी भी जिस हिसाब से बांग्लादेश की पूरी सिचुएशन चली आ रही है, ये लोग भी चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइनेशन दिखाएंगे। पर फिर भी भारत के साथ क्या संबंध होगा ये देखने के लिए भारत अभी बैक सीट पे बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ थोड़ा इस इलेक्शन के बारे में, क्यों ये इलेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे इंडिया को एक्चुअल में क्या नुकसान पड़ रहा है या क्या प्रॉफिट पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर आप समझिए कि बीएनपी जो पार्टी है वो जीत गई है, लेकिन उसकी ना फुल फ्लेजेड जीत नहीं है। ये इलेक्शन एक नाम का इलेक्शन है, यहाँ पे फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है अवामी लीग, उसको यहाँ पे लाया ही नहीं गया इलेक्शन में। तो ऐसे समझ लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर इलेक्शन हो रहा है और हमने बीजेपी को हटा दिया, तो एंड में कौन जीतेगा? कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी तो है ही नहीं, दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं जो टक्कर दे सकती है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी सेम चीज हुई कि अवामी लीग को साइड कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुमत की सरकार से 200 से ऊपर सीट किसने कमाई? बीएनपी ने, वो जीत गए। प्रॉब्लम बीएनपी के जीतने से नहीं है, प्रॉब्लम है जमायते जो दूसरी पार्टी है उसके जीतने से। और दिक्कत पता है यहाँ पे क्या है? इस पार्टी के जो विनिंग एरियाज हैं वो इंडिया से जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं। वैसे भी हम सबको पता है कि बांग्लादेशी मुस्लिमों का जो वर्चस्व है और क्या कहते हैं जिस तरीके से वो फैल रहे हैं इंडिया के अंदर, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट माना जा रहा है। वो हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, अब उन घुसपैठियों को निकालने की हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन जिस हिसाब से बॉर्डर वाली जगहों पे इन लोगों को जिताया गया है जमायते उनको, उससे ये पता चल रहा है कि किस हिसाब से ये लोग नई नई स्ट्रैटेजीज फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे ये लोग हर मिनट चाहते हैं कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस आती रहे, बांग्लादेशी मुस्लिम्स यहाँ पे माइग्रेट होते रहे, ताकि अपनी ताकतें जो इनकी है ना, अपने तरीके के मैनिफेस्टोज और प्रोपेगेंडा इंडिया में फैलाते रहे। ये इनका एक बहुत बड़ा नोशन है। तो इसके लिए अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल से बोला है आसाम वाले एरियाज को ये पूरा फेंसिंग करवा दी जाए, लेकिन अभी तक चीफ मिनिस्टर ने शुरुआत नहीं की है काम की। वो कह रही है कि हो रही है, पर हमें लग रहा है कि इसमें डिले होता जा रहा है। हालांकि ये आपकी जो ममता बनर्जी, उनका पूरा खात्मा हो चुका है एक तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका जो वर्चस्व था वेस्ट बंगाल के अंदर, जिस हिसाब से वो बांग्लादेशी मुस्लिमों पे रिलाई कर रही थी, उनको हमने ऑलरेडी भेज दिया है, तो उनको साइड कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से बीएनपी और जमायते, जिस हिसाब से ये लोग इलेक्शन जीते हैं, सेकंड नंबर की पार्टी आई है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप समझे, आप जमायते जो है, ये जो पार्टी है ये बहुत टाइम से
इसने इतनी सीट्स इंडिविजुअली कभी जीती ही नहीं, पर इस बार 80 से ऊपर इंडिविजुअल सीट जीत ली। दूसरी सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी हो गई। और मेरा मानना तो ये कि ये ऑपोजिशन की भी पार्टी नहीं है, इसको एक तरीके से ये दोनों ने अलायंस में ही लड़ा है कि यहाँ पे बीएनपी ने बोला कि हम नेशनल पार्टी, हम ऊपर चले जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं, आप भी नेशनल पार्टी के उभर के आप ऑपोजिशन में बैठ जाइए। इसी तरीके के कारनामे वहां पर किए गए हैं। देखिए, एक बात तो तय है, जब तक शेख हसीना थी तब तक इंडिया के बॉर्डर्स को, इंडिया में घुसपैठी ना घुसे, इंडिया के पास जो टेररिस्ट आते थे यहाँ से, फिर अगर इंडिया से उनको भगाया जाता था या पकड़ने का उनको अपनी लाइफ थ्रेट होती थी, वो भाग कर शेख हसीना, सॉरी, बांग्लादेश जाते थे, जब खलीदा जिया की पूरी सियासत थी, ठीक है। लेकिन जब शेख हसीना आई तो उन्होंने ये सब चीजें बंद करवाई, उन्होंने टेररिस्ट को श्रेय देना बंद किया, उन्होंने हमारे जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, रॉ इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनको बांग्लादेश में घुस के ढाका ऑपरेशन करने की परमिशन दी कि यहाँ पर वो टेररिस्ट को पकड़ सके। तो उन्होंने एक नया एरा लाया। उनके राज्यकाल में ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज के साथ बुरा नहीं हुआ, पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज के साथ इतना बुरा नहीं हुआ जितना आप समझ रहे हैं। इस टाइम पे जिस हिसाब से हिंदुओं का सर्वनाश किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, जिस हिसाब से दीपू चंद्र दास को फालतू के ब्लास्फेमी के केस पे इतनी मॉब ने पहले मारा, जलाया, फिर लटकाया, ये सब एक हीनियस क्राइम है। कुछ लोग बांग्लादेश में मॉब से डर के मारे खुद ही तालाब में कूद कर घुट घुट के मर जा रहे हैं, और कितने केसेस तो अभी तक हमारे सामने आए भी नहीं है जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो सेट ऑफ वर्क है जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है इस टाइम पे। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे स्टेप लिया। देखिए, अब हम वहां घुस कर बहुत कुछ नहीं कर सकते, इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, लैंड वैल्यूज होती है, बहुत चीजें होती है, आप हर कंट्री में घुस के चीजें नहीं कर सकते। लेकिन आप ये तो कर ही सकते हैं कि जो वहां का लीडर है उस पर प्रेशर बना दिया जाए। तो इंडिया ने इस बार ना जाके वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है तारिक रहमान के ऊपर। हालांकि तारिक रहमान को इससे फर्क पड़ रहा है कि नहीं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। देखिए, तारिक रहमान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बांग्लादेश में रहे ही नहीं है। जी हाँ, अभी थोड़े टाइम पहले ही उनको खलीदा जिया ने बुलाया था और वो पार्टी के अध्यक्ष बने, उसके बाद से सीधे प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन कोई इंसान जो अपने बचपन से लेके इतने टाइम जिसने यहाँ पे बांग्लादेश में बिताया ही नहीं है, वो बांग्लादेश की डेमोग्राफी, बांग्लादेश के लोगों की प्रॉब्लम्स, बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिनेरियो, ये सब चीजें कैसे मतलब जीतेगा। ये तो वही बात हो गई जैसे अखिलेश यादव आए थे, मुलायम सिंह ने ऑलमोस्ट सारा साम्राज्य बसा के रखा था, वो अपने फॉरेन कंट्री से आए, यहाँ पर आके इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। लेकिन अब पता चल रहा है ना कि किस तरीके से उनको नी भी नहीं पता इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, यूपी के अंदर क्या क्या चीजों को हम ऊपर उठा सकते हैं। ये आइडियाज कभी थे ही नहीं उनके पास, जैसे योगी आदित्यनाथ के पास थे। सिमिलर वे में यहाँ पर भी हो रहा है कि अब तारिक रहमान को मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं है। पर इन सब चीजों में यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, वो जेनजी पार्टी जिसने पूरा का पूरा प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट रिजर्वेशन पे, वो जेनजी पार्टी जिसकी वजह से अवामी लीग का आज बिल्कुल भी नामो निशान खत्म हो गया बांग्लादेश से, वो जेनजी पार्टी अभी कुछ भी कहीं पर भी दिख नहीं रही है। जी हाँ, मैं नेशनलिस्ट, जो जेनजी पार्टी थी जिसने प्रोटेस्ट वगैरह शुरू किया था, उसका नेशनलिस्ट सिटीजन नाम है उस पार्टी का। तो मैं बात कर रही हूँ उस पार्टी की, वो एनसी वाली जो पार्टी थी, उनको अभी सिर्फ और सिर्फ करीबन 10 से भी कम वोट्स मिले बांग्लादेश के अंदर। इतना ही नहीं, उनको कोई सीट कुछ भी ढंग से नहीं मिल पाई है। जिस हिसाब से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिस हिसाब से उन्होंने, ये जो बीएनपी की सरकार आई है, हवा में थोड़ी ना आई है, इंटरिम गवर्नमेंट जो आई है, इसमें सबसे बड़ा योगदान तो उन्हीं लोगों का है। इतना खतरनाक प्रोटेस्ट किया था, शेख हसीना के घरों में जाके इतनी घटिया हरकतें की थी, और आज उनका बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से खात्मा हो चुका है। उनको ना कोई सीट मिली, ना कुछ ऐसा मिला, कुछ भी नहीं। यहाँ पे बीएनपी की सरकार ने, कहीं पे यही बात हो गई ना कि दो बिल्लियां आपस में लड़ती रही और बंदर रोटी लेके चला गया। बीएनपी ने सिमिलर काम किया यहाँ पे। यहाँ पे इन छोटे छोटे बच्चों को पहले डीप स्टेट के ये शिकार हुए, यहाँ पर पहले इनको जिस हिसाब से प्रोटेस्ट के अंदर लाया गया, जिस हिसाब से इन्होंने पूरी मेहनत कर वर के शेख हसीना को नीचे गिराया, साथ ही साथ इंडिया भेजा, अवामी लीग को हटाया, फिर यहाँ पे यूनुस की बात चलवाई, पूरी कंट्री की इकोनॉमी डाउन कर दी, टूरिज्म डाउन कर दिया। उसके बाद से जब इलेक्शन की बारी आई तो इनको कुछ भी नहीं मिला, कोई सियासत नहीं मिली। इनफैक्ट बांग्लादेश के लोगों ने भी इन पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि इनका जो चेहरा था ना, वो सबके सामने आ चुका था। जिस हिसाब से ये अमेरिका के पूरे जाल में चल रहे थे, जिस हिसाब से ये डीप स्टेट थ्योरी
को फॉलो कर रहे थे, अब बांग्लादेश ये चीज़ समझ चुका था। क्योंकि बांग्लादेशियों को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर तुम्हें सिर्फ शेख हसीना के करप्शन से प्रॉब्लम थी, तो बहुत तरीके से उनको हराने के, लेकिन तुमने पहले पूरे देश का खात्मा कर दिया। यहाँ पे इंस्टेबिलिटी ले आई, इकोनॉमी नीचे कर दी, इस टाइम पे कुछ भी नहीं बचा है बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद से फिर मोहम्मद यूनुस आए, उन्होंने भी इलेक्शन करने में इतना टाइम लगा दिया, और जब इलेक्शन हुआ तब बीएनपी आ रही है, और ऐसा कैंडिडेट आ रहा है जिसको बांग्लादेश के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इतना ही बस। तो ये सब चीजें बांग्लादेश के अंदर अभी चल रही हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि बीएनपी का इंक्लिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की तरफ ज्यादा होगा, चाइना की तरफ ज्यादा होगा, अमेरिका की तरफ ज्यादा होगा, तो ये चीज तो रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे बहुत बहुत कम चांसेस है कि उनका इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ हो, क्योंकि उनके अंदर समझदारियों की कमी है। ज्यादातर कंट्री जो इस डीप स्टेट सिचुएशन से जाती हैं, वो यूएस से, तो मतलब ये जानते हुए भी कि यूएस का सबसे बड़ा हाथ है, उसके बावजूद भी यूएस से तो पंगा करती ही है, साथ यूएस के साथ तो मिलकर रहती है, साथ ही साथ चाइना के पास पहुंच जाती है पैसा लेने, और पाकिस्तान के पास इसलिए पहुंचती है क्योंकि इनके धर्म मिल रहे हैं, आइडियोलॉजी मिल रही है, एक तरीके से इस्लाम का वर्चस्व है। ये दोनों कंट्रीज चाहती हैं, ये चीज फुल फ्लेजेड लिखी हुई है सामने सामने, तो ऐसे ये लोग चाहती है। तो अब यहाँ पे अगर वो समझदार होते तो इंडिया के साथ थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते, पर मुझे नहीं लगता कि तारिक रहमान के पास इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिकल दिमाग है कि वो ऐसा कुछ कर पाए। खैर, लेकिन ये भी है कि हम उनको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। आगे चल के क्या होगा इस पूरी स्टोरी के अंदर, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश होगा या इंडिया विद बांग्लादेश होगा, इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम शिव चित्रांशी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ